नमस्कार दोस्तों, गैम्बलिंग और बेटिंग शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन जितने ही पुराने हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय की सैंडस्टोन और टेराकोटा मटेरियल से बनी डाइसेस को प्राप्त किया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय भी गैम्बलिंग खेली जाती होगी। इतिहास में गैम्बलिंग लीगलाइज थी या नहीं ये बताया नहीं जा सकता, लेकिन इतना कंफर्म है कि गैम्बलिंग शुरू से ही इंसानी फितरत का हिस्सा रही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऋग्वेद में भी लिखा गया है कि एक जुआरी की पत्नी अकेली और दयानी रह जाती है। वह उधार और पैसे के चक्कर में दर दर भटकता रहता है। और हमारी पौराणिक कथाओं में से एक महाभारत की कहानी तो गेम ऑफ डाइस से ही चेंज होती है। लॉ कमीशन ने तो यहाँ तक कहा कि अगर महाभारत के समय बैटिंग लीगलाइज होती तो शायद युद्ध होता ही नहीं। तो क्या गैम्बलिंग और बैटिंग लीगलाइज होनी चाहिए? एक तरफ यूके में सोशल नॉर्म्स के चलते 2005 में ही बैटिंग और गैम्बलिंग को लीगलाइज किया जा चुका है, तो वहीं भारत में अब भी ब्रिटिश एरा में पास हुए पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत रूल्स को फॉलो किया जाता है। इसीलिए 3 खेलों को गैम्बलिंग के दायरे में नहीं माना जाता: लॉटरी, बैटिंग ऑन हॉर्स रेसेस और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट गेम्स ऑफ स्किल। अब 21वीं सदी में गैम्बलिंग और बैटिंग इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है और ऑनलाइन बैटिंग को सबसे ज्यादा कैप्चर किया है फैंटेसी गेम्स ने। अब ये फैंटेसी गेम्स क्या हैं और ये कैसे बनी, और क्या फैंटेसी गेम्स लीगलाइज हैं? इन्हें कौन रेगुलेट करता है? फैंटेसी गेम्स लीगल हैं या इलीगल? और अगर लीगल है तो क्या सारी फैंटेसी गेम्स लीगल है? बैटिंग गेम्स खेलना एथिकल है या अनएथिकल? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आपको फैंटेसी गेम्स खेलनी चाहिए? आइए जानते हैं। मजा आएगा जब सब खेलेंगे। फैंटेसी गेम्स ऐसी ऑनलाइन गेम्स हैं जिनमें खेलने वाला रियल लाइफ में खेल रहे खिलाड़ियों की एबिलिटी और परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे अपनी टीम और प्लेयर सिलेक्ट करता है और अपनी सिलेक्ट की हुई टीम या प्लेयर्स पर बैटिंग करता है। फैंटेसी गेम्स की शुरुआत 1960 के दशक में यूएसए में हुई, लेकिन इसे असली सफलता 1990 के दशक में मिली जब आया इंटरनेट। यूएसए की एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फैंटेसी स्पोर्ट्स एंड गेमिंग एसोसिएशन के मुताबिक यूएसए में 18 साल से ऊपर 20% लोग फैंटेसी गेम्स खेलते हैं, जो तकरीबन 5 करोड़ हो जाते हैं। यूएसए में फैंटेसी गेम्स में सबसे ज्यादा फैंटेसी फुटबॉल और फैंटेसी बास्केटबॉल खेली जाती है, जबकि भारत में फैंटेसी गेम्स में सबसे ज्यादा खेली जाती है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? अब भारत में फैंटेसी गेम्स 2001 में आई, लेकिन इसे सही में सफलता मिली 2016 में जाकर, जब आया भारत में इंटरनेट का तूफान। और आज इंडिया के पास वर्ल्ड लार्जेस्ट फैंटेसी गेम यूजर बेस है, जो तकरीबन 16 करोड़ के आसपास। और इतना बड़ा यूजर बेस बना कैसे? साल 2008 में भारतीय क्रिकेट में इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन प्रीमियर लीग। पूरी दुनिया के स्टार क्रिकेटर्स के साथ डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को प्रमोट करता ये सुपर लीग फैंटेसी गेम्स के लिए एक वरदान साबित हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे 2008 में शुरू हुए स्टार्टअप ड्रीम 11 के 2014 तक 1 मिलियन यूजर्स थे। 2016 तक आते आते इसके यूजर्स 2 मिलियन तक पहुंच गए, लेकिन 2016 के इंटरनेट स्टॉर्म के बाद ड्रीम 11 के यूजर्स हो गए 45 मिलियन, यानी 4.5 करोड़। ड्रीम 11 भारत की पहली गेमिंग यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। यूनिकॉर्न उसे कहते हैं जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन होती है, यानी 7500 करोड़ रुपए। और अब आलम यह है कि ड्रीम 11 एमपीएल जैसी 150 से ज्यादा ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स मार्केट में उतर चुकी है। अब गैम्बलिंग और बैटिंग को आप ऊपरी तौर पर देखेंगे तो पाएंगे कि ये तो बस एक किस्मत का खेल है, और इसी नजरिए से सबसे पहला कानून बना 1867 में पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, जिसमें टेनिस और बॉलिंग को छोड़कर सारी पब्लिक गेम्स में गैम्बलिंग बैन थी। 1912 तक आते आते बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने हॉर्स रेसिंग में टिकट्स के जरिए लॉटरी की सेल शुरू कर दी, लेकिन उस लॉटरी की अमाउंट को शहर बनाने पर ही खर्च किया जाता था। फिर अंग्रेजों से मिल गई मुक्ति और भारत हो गया आजाद। जब भारत आजाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हुई गैम्बलिंग और बैटिंग को 7 शेड्यूल के अंडर यूनियन सब्जेक्ट्स में लाने की, लेकिन उस दौर में गैम्बलिंग और बैटिंग को स्टेट सब्जेक्ट्स माना जाता था। तो सभी स्टेट्स को 7 शेड्यूल लिस्ट 2 के तहत पावर्स दे दी गई कि वो चाहे गैम्बलिंग को बैन करें, रेगुलेट करें या अलाउ करें। हालांकि यूनियन गवर्नमेंट भी इसी 7 शेड्यूल की लिस्ट 1 के तहत अपने नियम और कानून बना सकती है, लेकिन जनरली वो स्टेट्स के लॉ को सुपरसीड नहीं करती। अब भारत में केवल 3 स्टेट्स या यूटी ऐसी हैं जो गैम्बलिंग को अलाउ करती हैं: गोवा, सिक्किम और दमन एंड दीव।
जबकि लॉटरी खेलना केवल 13 स्टेट्स अलाउ करती है। क्योंकि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 में ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि उस समय इंटरनेट कहाँ था। बात तो सही है। तो क्या पूरे भारत में इंटरनेट गेम्स के लिए कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है? भारत में इकलौता नागालैंड एक ऐसा स्टेट है जहां पे क्लियर कट ऑनलाइन गेमिंग के प्रति रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा चुके हैं। अब सवाल उठता है कि फैंटेसी गेम जैसे ड्रीम 11, एमपीएल, माई सर्कल 11 जैसी गेम्स लीगल है या नहीं। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स गैम्बलिंग, बैटिंग और ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स के बारे में क्या कहती हैं। गैम्बलिंग और बैटिंग को लेकर आजाद भारत में सबसे पहला केस हुआ 1957 में आरएमडी चमरबोगवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि जिस गेम में भी एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल इन्वॉल्व होता है उसे गैम्बलिंग के एम्बिट में नहीं रखा जा सकता। फिर 1968 में स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस के सत्यनारायण केस हुआ, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने स्टेट को अलाउ किया कि वो रमी खेलने वाले खिलाड़ियों से फी चार्ज कर सकते हैं और रमी को गैम्बलिंग से हटाकर गेम ऑफ स्किल्स के दायरे में शामिल किया गया। यानी किस्मत से ज्यादा अकल काम आती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फिर इसके बाद हॉर्स रेसिंग में होने वाली बैटिंग को भी गेम ऑफ स्किल माना गया। लेकिन ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स के बारे में कोर्ट ने क्या कहा, जिसमें तकरीबन हर बड़ा खिलाड़ी आपको खेलने के लिए मोटिवेट करता हुआ दिखाई देता है। श्री वरुण गुम्बर वर्सेस यूटी ऑफ चंडीगढ़ एंड अदर्स में कोर्ट ने पाया कि फैंटेसी गेम्स सिर्फ गेम ऑफ चांसेस नहीं है। इसमें खेलने वाले खिलाड़ी की सफलता उसकी स्किल, जजमेंट और असेसमेंट पे डिपेंड करती है। इन फैंटेसी गेम्स में आप किसी एक प्लेयर या टीम की जीत हार पर पैसे नहीं कमाते हो, जबकि अपनी असेसमेंट और प्रेडिक्शन के हिसाब से चुने हुए प्लेयर्स या टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसे कमाते हो। अब क्योंकि फैंटेसी गेम्स में लक से ज्यादा स्किल प्रीडोमिनेटेड है, तो कोर्ट ने पाया कि फैंटेसी गेम्स को गैम्बलिंग के दायरे में नहीं रखा जाना चाहिए और इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(g) के तहत ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी गेम्स को प्रोटेक्शन प्राप्त है, यानी ड्रीम 11 लीगल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी ही फैंटेसी गेम्स लीगलाइज हो जाएंगी। ऑनरेबल कोर्ट ने पाया कि हर फैंटेसी गेम्स की लीगैलिटी केस बाय केस बेसिस पर उनकी स्किल टेस्ट की प्रीडोमिनेंस पे डिपेंड करेगी। यानी जिन फैंटेसी गेम्स में स्किल फैक्टर लक फैक्टर से ज्यादा हावी होगा, उन फैंटेसी गेम्स को गैम्बलिंग के दायरे में नहीं रखा जाएगा। बात तो सही है। ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि अब सरकार को देखना चाहिए कि ये फैंटेसी गेम्स कानून के दायरे में काम कर रही हैं या नहीं। इस वक्त भारत में 150 से ज्यादा ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स ऑपरेट कर रही हैं। इन फैंटेसी गेम्स को एक अम्ब्रेला एक्ट के अंडर लाने के लिए लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन उसे सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि यूनियन गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन, जिसके तहत फैंटेसी गेम्स ASCI यानी एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के तहत ही काम करेंगी। अब आप जो फैंटेसी गेम्स की एड के लास्ट में जल्दी जल्दी बोलने वाला जो डिस्क्लेमर सुनते हो, वो इसी रेगुलेशन के कारण है। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। इसके अलावा गेमिंग इंडस्ट्री के बड़े ऑपरेटर्स के साथ बैठकर यूनियन गवर्नमेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी तैयार कर रही है। हालांकि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरी तरह से पावर देती है कि वो ऑनलाइन गेम्स पर अपने हिसाब से कानून बनाएं। अब स्टेट गवर्नमेंट्स पर इस पर 3 तरह के रिएक्शन होते हैं। पहला, या तो फैंटेसी गेम्स को पूरी तरह से बैन कर दो, बैन प्रतिबंध, क्या बात करता है यार, या किसी भी तरह से कोई भी रेगुलेशन ना बनाओ, किसी को कुछ पता नहीं चले, या फिर एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन बनाने की तरफ कदम बढ़ाओ। जैसा हमने बताया कि भारत में नागालैंड ही इकलौता स्टेट है जिसने ऑनलाइन गेम्स के प्रति क्लियर कट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट किए हैं। प्रेजेंटली गेमिंग इंडस्ट्री की सेल्फ रेगुलेशन के लिए 2 मेजर बॉडीज ही काम कर रही हैं, AIGF एंड FIFS, जिनमें मेजर फैंटेसी गेम्स के ऑपरेटर्स ही शामिल हैं। अब हालांकि भारत में 150 से ज्यादा फैंटेसी गेम्स ऑपरेटर्स हैं, लेकिन इन बॉडीज में आधे से भी कम ऑपरेटर्स शामिल हैं। इन्हीं सब चीजों के चलते फैंटेसी गेम्स ऑपरेटर्स के लिए ये एक फ्री रन की तरह है और जिस तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इस वक्त बेहद जरूरी है कि इसके लिए एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। सबसे पहले तो फैंटेसी गेम्स को ही क्लियरली डिफाइन करने की जरूरत है,
जिनमें स्किल फैक्टर को ही लक फैक्टर से प्रीडोमिनेंस मिलनी चाहिए। और ऐसी कई ऑनलाइन गेम जो प्योरली लक फैक्टर के दायरे में आती हैं, उन्हें शैडो लाइसेंस के जरिए फैंटेसी गेम्स में शामिल नहीं होने देना चाहिए। रही बात गैम्बलिंग और बैटिंग की एथिकल या अनएथिकल होने की, तो जैसा हमने शुरू में कहा कि भारतीय इतिहास और पुरानी कथाओं में गैम्बलिंग और बैटिंग के खिलाफ ही लिखा गया है, क्योंकि ये माना गया है कि जुए और सट्टेबाजी से न केवल पैसे की बर्बादी होती है बल्कि पारिवारिक खुशहाली भी चले जाती है। इसीलिए हमारी सरकारों ने आज तक इससे दूरी बना के रखी, ताकि हमारे समाज में इसका कोई कल्चरल डैमेज ना हो। का पैमाना समय समय पर बदलता रहता है। क्या नैतिक है और क्या अनैतिक, ये सब अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। हालांकि एक साधारण अंतरात्मा जिन चीजों से दूरी बनाए रखना चाहती है, उन चीजों को अनैतिक ही माना जाता है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम सिविलाइजेशन के किस फेज में किन मूल्यों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। अब क्योंकि गैम्बलिंग और बैटिंग अति संवेदनशील वर्ग के दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकता है, तो इसे नैतिक मूल्यों के खिलाफ ही माना जाएगा। अब चाइना और यूके में बैटिंग और गैम्बलिंग लीगलाइज है और हेवीली टैक्स्ड है। अब भारत में भी तो सिगरेट और शराब को रेगुलेशन के साथ गवर्नमेंट्स हेवीली टैक्स इंपोज करती हैं। तो इन ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स पर क्लियर रेगुलेशंस क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। तो हमारा मानना है कि इन फैंटेसी गेम्स पर कानून बनाकर यूनियन गवर्नमेंट को इसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के दायरे में ला देना चाहिए, ताकि इसमें छुपी कालाबाजारी और धोखाधड़ी को रोका जा सके। और रही बात हमारे सबसे जरूरी सवाल कि फैंटेसी गेम्स को खेलना चाहिए या नहीं, तो उसका जवाब है इस खेल में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। 18+ ओनली। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।